वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कुम्स टेस्ट को लेकर। इससे पहले कुम्स टेस्ट क्या होता है, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी जानना ये है कि हमें इसकी जरूरत पड़ी क्यों। मेरे लिए भी बहुत आसान था डायरेक्टली कुम्स टेस्ट को बता दिया जाए, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है CSIR ICMR गेट में या JNU दिल्ली यूनिवर्सिटी में, किसी भी एग्जाम में, तो आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि आपको ये एक बात नहीं पता होती है कि हमें इसकी जरूरत पड़ी क्यों। क्योंकि CSIR गेट ICMR कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ ले। वो आपसे थोड़ा घुमाए फिराएगा, थोड़ा हिस्ट्री तक आपको पहुंचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, जो ये बेसिक है आपको शायद इररिलेवेंट भी लगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आपके CSIR जो आपका पार्ट बी है जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो इसमें से हैं। ICMR के क्वेश्चन इसमें से हैं। ICMR आप देख लेंगे, JNU का पिछले साल का पेपर देख लेंगे आप, उसके क्वेश्चन इससे मैच होते हैं। और गेट का जो आपका जूलॉजी से जो लोग देते हैं, इम्यूनोलॉजी, तो बहुत सारे सिलेबस में इंक्लूड है, तो ये उसको भी एक पार्ट को डिफाइन करता है बहुत अच्छे से। तो आपके लिए कंप्लीटली रिलेवेंट होने वाला है, आप ये मत समझिएगा कि इररिलेवेंट है। कुम्स टेस्ट पर पहुंचेंगे, लेकिन ज्यादा जरूरी ये है कि जरूरत क्यों पड़ी और क्यों कुम्स टेस्ट हमें करना पड़ता है। तो टाइम वेस्टिंग करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन, क्योंकि यही रीजन होता है कुम्स टेस्ट के करने का। एक नॉर्मल एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन नहीं होता है। एक नॉर्मल नहीं होता मींस एबनॉर्मल है वो। तो सबसे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि नॉर्मल इंटरेक्शन कैसा होता है एंटीजन और एंटीबॉडी का। और यही क्वेश्चन आपका CSIR पार्ट बी में, ICMR में और गेट में और JNU में पूछा गया है, इसी इंटरेक्शन को लेकर। तो जो आपका एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन है वो हाईली स्पेसिफिक है। इस चीज को लेकर एक डाउट होता है, क्योंकि कई बुक्स आप पढ़ते हैं तो उसमें लिख दिया जाता है इट इज हाईली स्पेसिफिक एज सिमिलर टू एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। बात बिल्कुल ठीक लिखी है, कोई गलत नहीं है, लेकिन वहां पर वर्ड आपको जो देखना है वो सिमिलर है, सेम नहीं है। क्योंकि एंजाइम और जो सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है उसमें आपका कोवलेंट इंटरेक्शन भी होता है, लेकिन जब आप एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर कोवलेंट इंटरेक्शन नहीं होता है कभी भी। वहां पर नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है, नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है पढ़ते टाइम। ये गलती हो जाती है और क्वेश्चन वही गलत हो जाता है, पहले ही पॉइंट पर हम मात खा जाते हैं। तो हाईली स्पेसिफिक है, वहां पर एग्जांपल देके बताया गया है कि इस तरह से सिमिलर है एंजाइम और सबस्ट्रेट की तरह, कंप्लीटली सेम नहीं है। कि कुछ पॉइजनिंग के केस होते हैं तो वहां पर कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाती है, जो केमिकल वॉर्स में गैसेस यूज होती थी वहां पर कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाती थी और पर्सन का रेस्पिरेटरी फेलियर होकर वो डेथ हो जाती थी उसकी। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर नॉन आपका स्पेसिफिक जरूर है, लेकिन नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन है। अब यहां पर आप देखेंगे वीक एंड नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। अगर कोवलेंट इंटरेक्शन हो जाता और बहुत ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाता, तो हमारी बॉडी में जो है बहुत तरह की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाती, जो कि हम पढ़ते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में। तो वीक एंड नॉन कोवलेंट आपका इंटरेक्शन होता है। तो वीक इंटरेक्शन में जनरली नाम पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका CSIR में 2 मार्क्स में पूछा हुआ था, कोवलेंट नॉन कोवलेंट का। ICMR में भी एक बार पूछा हुआ है। तो इंटरेक्शंस जो होते हैं, वंडरवाल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारे नॉन कोवलेंट हैं। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, ये सारे आपके इंटरेक्शन इन्वॉल्व हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन में। यहां पर नॉर्मल केसेस की बात हो रही है। तो वंडरवाल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और हाइड्रोफोबिक फोर्सेस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंटीजन की। जब हम एंटीजन की बात करते हैं तो हम, एंटीजन कुछ भी हो सकता है आपका। आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, लिपिड हो सकता है, या हम दूसरे तरीके से बात करें तो बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो हमारे लिए पैथोजन है या फिर नहीं भी है। तो यानी एक फॉरेन होना चाहिए, एंटीजेनिसिटी उसमें होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिसिटी उसमें होनी चाहिए, तो हम उसे एक कंप्लीट एंटीजन कह देते हैं। एंटीजेनिसिटी का मतलब होता है कि वो फॉरेन होना चाहिए हमारी बॉडी के लिए। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब होता है कि उसमें जो उसका मॉलिक्यूलर जो वेट है वो आपका ज्यादा होना चाहिए, यानी कॉम्प्लेक्स कुछ स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए उसकी, जो यानी
इम्यूनोजेनिक हो, इम्यून रिएक्शन को वो स्टिमुलेट कर सके। तो उस चीज को हम ध्यान में रखते हैं कि एंटीजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी। तो स्मॉलेस्ट, अब जब हम एंटीजन हमारी बॉडी में कोई जाता है, यानी किसी को मान लेते हैं टाइफाइड होता है, तो टाइफाइड का जो एंटीजन है उसका एक स्मॉल पार्ट जो है वो एज एन काम करता है एंटीबॉडी को जनरेट करने का, जिसे हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। उसी से हमारी बॉडी पहचानती है कि कौन सा एंटीजन बॉडी में एंटर किया है। अब आपको टाइफाइड हुआ है या अब जो कोविड-19 चल रहा है वो है, तो हमारी बॉडी पहचानने की कोशिश करेगी कि कौन सा एंटीजन अंदर आया है। तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट उसका एक पार्ट होता है। तो स्मॉलेस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ एंटीजन इज नोन एज एपिटोप, जिसे हम एंटीजन डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। आपको याद रखना होता है हमेशा एपिटोप से। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट को मैंने इसलिए ब्रैकेट में रख दिया है क्योंकि जो आपसे मेनली वर्ड यूज होता है वो आपका एपिटोप होता है। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट आपको पता ही लग जाएगा क्योंकि ये एक्चुअल में कहते ही एपिटोप को है। तो जो स्मॉलेस्ट आपका डिटर्मिनेंट है एंटीजन का उसे एपिटोप कहते हैं और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है। अब नंबर ऑफ एपिटोप को हम वैलेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ एपिटोप इज द वैलेंसी। अब एक एंटीजन के पास कितने एपिटोप हैं? एक के पास 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, यानी मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, पॉलीवैलेंट, इस तरीके से हम, और मल्टीवैलेंट भी हम कह सकते हैं। तो जितनी ज्यादा एपिटोप होंगे एक एंटीजन के पास, उतनी ही एंटीबॉडीज उस पर एक टाइम पर जाकर बाइंड कर सकती है। तो which determines the number of antibody molecules that can combine with the antigen at one time। मैं यहां पर भी बनाऊंगा, आपको यहां पर डायग्रामेटिकली भी समझ में आ जाएगा। तो वहां पर उतने आपकी एंटीबॉडीज बाइंड कर सकती हैं। अगर एक एपिटोप है तो एक एंटीबॉडी बाइंड करेगी, 2 एपिटोप है तो 2 एंटीबॉडी, और पॉलीवैलेंट है तो बहुत सारी एंटीबॉडीज। पॉलीवैलेंट का मतलब होता है कि एक ही तरह के एपिटोप प्रेजेंट है बहुत सारे नंबर में, तो उसे हम पॉलीवैलेंट कहते हैं। ये चीज आपको समझना जरूरी होता है। तो एंटीजन में मैंने आपको बता दिया मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, पॉलीवैलेंट, और यानी मींस वन कॉपी ऑफ सेम एपिटोप आपके प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी जो मॉलिक्यूल्स है, जो एंटीबॉडीज बनती है हमारे अंदर, वो कंबाइन करती हैं किसके साथ? एपिटोप के साथ, क्योंकि डिटर्मिनेंट होता है कि यही एपिटोप है एंटीजन का जो उसकी पहचान कराता है। तो एंटीबॉडीज कंबाइन होती हैं एपिटोप के साथ, और जो एंटीबॉडी का पार्ट जो कंबाइन करता है एपिटोप के साथ उसे हम कहते हैं पैराटोप। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पैराटोप। और जो एंटीबॉडीज है वो हमारी बाइवैलेंट होनी चाहिए। जब भी कंबाइन करता है एपिटोप पैराटोप के साथ तो वो बाइवैलेंट होता है। अगर हमारी एंटीबॉडी मोनोवैलेंट है तो वो हमारी इम्यूनो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो कि एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन होती है, वो शो नहीं करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो फैब फ्रेगमेंट या मोनोवैलेंट कैन नॉट प्रेसिपिटेट विद एंटीजन, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब प्रैक्टिकली चीज पे आते हैं। ये सब जरूरी था, क्वेश्चन भी कवर हुए और आपको पता भी लगा होगा, कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ आ जाएगा। तो सीरम हमें, अब किसी हम एक पर्सन को मान लेते हैं जैसे टाइफाइड हुआ है या कुछ और हुआ है, तो जनरली हम उसका सीरम सैंपल लेते हैं। तो हमने सीरम सैंपल लिया इन्फेक्टेड पर्सन का, तो यहाँ पर उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी। अब हमने उसका सीरम सैंपल ले लिया, एंटीबॉडीज आ गई हमारे पास, और उसमें हमने स्पेसिफिक एंटीजेंस ऐड कर दिए। स्पेसिफिक एंटीजेंस हमने ऐड कर दिए, और हमने यहां पर देखा कि जब एंटीजेंस हमने डाले तो एक लैटिस फॉर्म हो गया। अब यहां पर एंटीबॉडीज के पास क्या होगा? पैराटोप होगा, और एंटीजन के पास क्या होगा? आपका एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो है एपिटोप होंगे। चाहे वो 1 हो, 2 हो, पॉलीवैलेंट हो, वो हम बाद में भी देख सकते हैं कि 1 है या 2 है। तो ये पैराटोप आपका एंटीबॉडीज के पास है, मींस बाइवैलेंट है, और एंटीजन आपका एपिटोप के पास है। और जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो हमें एक लैटिस फॉर्म मिलेगी जो कि विजिबल रिएक्शन हमें देती है। और जब भी ये कंबाइन करते हैं तो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है,
जिसे हम एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ये एक नॉर्मल केस था। यहाँ पर आपको ये लैटिस समझना बहुत जरूरी है कि आपकी जो एंटीबॉडीज हैं ये आपके कंबाइन कर रही हैं आपके एपिटोप के साथ। यहाँ पर अगर ये दो एंटीबॉडीज कंबाइन कर रही हैं तो मतलब जो आपका एंटीजन है इसके पास दो एपिटोप थे। सिंपल सी बात यहां से आप पता लगा सकते हैं, दो एपिटोप हैं, दो एपिटोप हैं, दो एपिटोप हैं, दो एपिटोप, कि आपकी दो एंटीबॉडीज एक एंटीजन से कंबाइन कर रही हैं, दैट मींस उसके पास दो एपिटोप हैं, इसलिए दो एंटीबॉडीज कंबाइन करेगी। ये इतना बड़ा मैटर नहीं है, हमारे लिए ये था कि लैटिस फॉर्म हो गया, विजिबल रिएक्शन हो गई। अब सवाल उठता है कि अगर विजिबल रिएक्शन ना हो, एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ना हो रहा हो, तब हम कैसे पता लगाएंगे? और इसी चीज के लिए ही हमें कूम्स टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आप अपना थोड़ा सा माइंड लगाने के लिए मैं आपको कहूंगा कि एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कब शो नहीं हो सकती है। एक केस मैंने यहां पर बता दिया है आपको, मोनोवैलेंट एंटीबॉडी का एक केस मैंने आपको बता दिया है, और दो केसेस और हैं, वो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इतने तक मैं रब कर देता हूं, आपको पता रहे कि क्या हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी हो रहा है, अगर इसमें से दोनों में कुछ भी अल्ट्रेशन हो जाती है तो हमारा लैटिस फॉर्म नहीं होगा। मोनोवैलेंट एंटीबॉडीज का केस हमने देख लिया फैफ फ्रेगमेंट में, तो यहां पर मैं रीजन लिख देता हूं। रीजन क्या है? जब मैं रीजन लिख देता हूं यहां पर, तो एक केस आपको मिल गया कि जो आपकी एंटीबॉडी थी वो मोनोवैलेंट थी, जिसकी वजह से हमें इम्यूनोप्रेसिपिटेशन रिएक्शन शो नहीं हुई, हमारे पास हमें एक विजिबल रिएक्शन नहीं मिली। दूसरा केस क्या हो सकता है? एंटीबॉडीज में क्या अल्ट्रेशन हो सकती है, एंटीजन में क्या अल्ट्रेशन हो सकती है, उस चीज को हम देखते हैं। अगर हमारे पास एंटीबॉडी एक्सेस में हो जाए तब भी ये लैटिस नहीं बनेगा, क्योंकि ये अगर ज्यादा हो जाएंगी तो ये लैटिस कभी नहीं बनेगा, क्योंकि एंटीजन हमारे पास कम होंगे और एंटीबॉडीज ज्यादा होंगी। ये लैटिस तब भी नहीं बनेगा और तब भी हमें विजिबल रिएक्शन शो नहीं होगी। एक रीजन ये है कि एंटीबॉडीज एक्सेस में हो जाए, इसे हम प्रोजोन इफेक्ट भी कहते हैं। जब हमारे पास एंटीबॉडीज एक्सेस में हो जाएं, ये अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं ना। अगर हमारे पास एंटीजन एक्सेस में हो जाए तो उसे हम पोस्ट जोन इफेक्ट भी कहते हैं। मींस सिंपल सी बात है कि हमारा लैटिस फॉर्म नहीं हो रहा है, हमारे पास विजिबल रिएक्शन नहीं आ रही है, और यही हम कुम टेस्ट में देखेंगे। अब इस चीज को एक ग्राफ से समझने की भी कोशिश करते हैं कि ग्राफ से हम कैसे समझ सकते हैं इसे। तो जनरली सिंपल सा एक ग्राफ बनता है आपका। अब एंजाइम की बात छिड़ी है तो ग्राफ भी हमें कुछ एंजाइम जैसा ही बनाना पड़ेगा। और जब आप इस चीज को देख रहे थे, जब हमारी विजिबल रिएक्शन शो हो रही थी, तो इसे हम इक्विवेलेंस जोन भी कहते हैं। और जो इक्विवेलेंस जोन है ये आपका यहां पर बीच में होता है। इस तरफ आप ले सकते हैं आपका एंटीबॉडी एक्सेस में है, और इस तरफ आपका जो है आपका एंटीजन एक्सेस में है। और ये जो ग्राफ है ये आपको बताने वाला है कि जो बीच का जो आपका ये जोन ऑफ इक्विवेलेंस है, इसी में आपका जो एंटीजन और एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन है वो आपकी ठीक ठाक है, वो मोनोवैलेंट है, और एक विजिबल रिएक्शन हमें शो होती है। इसके बाहर हमारे पास एंटीबॉडी एक्सेस में आ जाते हैं या एंटीजन एक्सेस में आ जाते हैं।
तो ये 3 रीजन थे, ये 3 रीजन थे मेनली आपके कुम्स टेस्ट को हमें परफॉर्म करने के। लेकिन एक और रीजन आपको जब हम कुम्स टेस्ट पढ़ेंगे जिस हिसाब से बताया गया है, वहां पर हमें चार्ज का रोल भी देखने को मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जेटा पोटेंशियल, वो भी देखने को मिलेगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहां तक समझना बहुत जरूरी था कि नॉर्मल चीज क्या है और एबनॉर्मल के लिए हमें कुम्स टेस्ट की जरूरत पड़ रही है। आसानी से समझाया जा सकता था, लेकिन क्वेश्चन छूटते हैं तो या कुछ इंफॉर्मेशन छूटती है तो मुझे खुद से ही अच्छा नहीं लगता कि कोई इंफॉर्मेशन रह जाए, चाहे प्लेलिस्ट बन जाए, 2-4 वीडियो और हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो आपके लिए होना चाहिए हमेशा। एटलीस्ट मैं यही ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम बेनिफिट आपको ही हो। अभी हम कुम्स टेस्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कवर करेंगे, आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा। I hope you like the video. For this video, you can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.